हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पुष्पी पादपों में मादा जनन अंग गायनोशियम की संरचना आपको समझाई थी। जायांग की संरचना आपको स्पष्ट करी थी। जायांग का एक सदस्य अंडप या कार्पल कहलाता है, जिसके 3 भाग होता है, जिनमें आपको शीर्ष भाग जो होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। दोबारा देखिए एक बार, ये शीर्ष भाग मैंने आपको बताया था वर्तिकाग्र होता है, और ये एक पतली ग्रंथ जैसी लंबी नलिका जैसी रचना होती है, और निचला फूला हुआ आधारीय भाग जो है अंडाशय कहलाता है। ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। ये वर्तिका और ये अंडाशय। ये आपको मैंने कल समझाया। इसमें ये जो वर्तिकाग्र है, अलग अलग जाति के पुष्पों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मैंने ये जो चित्र में बनाई है, ये द्विपालित बाइलोब्ड। किसी में समुंड होती है, ऊपर से गोल होती है, इस प्रकार से अलग अलग होती है। किसी में चिकनी होती है तो किसी में रोमिल होती है, ये इस प्रकार से। ये है वर्तिकाग्र। इसका काम होता है, जो परागण के द्वारा जो परागकण आते हैं वो इस पर आकर टिकते हैं। उनके लिए पराग कणों के लिए एक अवतरण मंच, क्या बोलते हैं, अवतरण मंच, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, पराग कणों के लिए, फॉरेन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, अवतरण मंच का काम करता है यहाँ पर। जबकि ये वर्तिका जो है बीज का अवस्था है, यहाँ से परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनेगी और इसमें से होती हुई इस अंडाशय में उपस्थित बीजाणु तक पहुँचती है। इतनी बात मैंने कल आपको बताई थी। तो ये अवतरण मंच या लैंडिंग प्लेटफॉर्म, परागकणों का अवतरण मंच या लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? उत्तर आएगा वर्तिका। ठीक है, आज मैं आपको इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिए, अभी जो अंडाशय बताया था, पुष्प के अंडाशय में उपस्थित बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु, अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को, दोबारा ध्यान दो, पुष्प के अंडाशय में उपस्थित बीजांड के अंदर अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो मैं आपको बताऊं। अंडाशय में बीजांड बनते समय ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अंडाशय में बीजांड बनते समय जैसे ये बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, ये बीजांड बनना शुरू हो गया, बीजांड बनना शुरू हो चुका है। तो बीजांड की जो सबसे बाहर की परत होती है, ये तो कहलाती है एपिडर्मिस, और इसके नीचे जो सेकंड लेयर होती है ये कहलाती है हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस है। तो सबसे पहले क्या होता है, बीजांड बनने के दौरान ही, शुरुआत में ही हाइपोडर्मिस की कोई कोशिका अपने आकार में बड़ी हो जाती है। ये कोशिका बड़ी हो, कोई भी कोशिका अपने आकार में बड़ी हो जाती है, वृद्धि कर जाती है। ये प्रसूतक कोशिका या आर्की स्पोरियल सेल्स, ये जो बड़ी कोशिका बनी है, इस कोशिका को हम प्रसूतक कोशिका या आर्की स्पोरियल सेल्स कहते हैं, जो हाइपोडर्मिस की एक कोशिका है। ये कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन। ये द्विगुणित होती है, ध्यान रखना, डिप्लॉइड होती है। इसके बाद ये जो हाइपोडर्मिस की कोशिका है, ये कोशिका
अपने आकार में वृद्धि तो करी गई यहाँ पर, और एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनाती है। जो छोटी कोशिका बनती है उसको प्राथमिक द्वितीय कोशिका, क्या बोलेंगे, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहलाएगी, द्वितीय कोशिका। जबकि ये जो बड़ी कोशिका बनती है ये कहलाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मदर सेल्स कहलाएगी, मात्र कोशिका। ये कोशिका भी द्विगुणित होती है। उसके पश्चात इस प्राथमिक द्वितीय कोशिका के विभाजन से या तो व्यक्ति का निर्माण होगा या ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये अपने आकार में बड़ी होकर अर्धसूत्री विभाजन करती है। ये अपने आकार में बड़ी होकर अर्धसूत्री विभाजन करेगी और 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, रेखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। ये सब रेखिक क्रम में विन्यासित होंगे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस करके 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है और इस प्राथमिक द्वितीय कोशिका के द्वारा द्वितीय का निर्माण होता है, बीजाणु द्वितीय का। इसके पश्चात इन चारों गुरु बीजाणुओं में से द्वितीय की तरफ जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। लेकिन एक गुरु बीजाणु सक्रिय होकर अपने आकार में वृद्धि करता है। ध्यान दो, ये गुरु बीजाणु, ये वाला एक गुरु बीजाणु अपने आकार में वृद्धि करता है, बाकी 3 गुरु बीजाणु डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो गए। और इधर इसका आकार ये सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। 3 डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और एक अपने आकार में वृद्धि करके सक्रिय गुरु बीजाणु बना देता है। अब यही सक्रिय गुरु बीजाणु अपने आकार में वृद्धि करके बीजाणु के अधिकांश भाग को घेर लेता है। ध्यान दो, ये जो गुरु बीजाणु है ये अधिकांश भाग को घेर लेगा। सक्रिय गुरु बीजाणु ये पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। बीजांड का ये बाहर जो मृदुतक होता है वो न्यूसेलस या बीजांड काय कहलाता है। और इधर ये अध्यावरण बनना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर इंटेगुमेंट बनना शुरू हो जाते हैं, ये बनना शुरू हो जाते हैं और ये बीजांड का रूप धरना शुरू करते हैं। इसी समय सक्रिय गुरु बीजाणु का जो अगुणित केंद्रक है वो लगातार मुक्त 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन करता है। इसके विभाजन से एक विभाजन हुआ तो 2 केंद्र बने, फिर दूसरे विभाजन से 2 से 4 हो जाएंगे, 4 ध्रुवीय केंद्र बन गए। फिर तीसरा विभाजन होता है तो 4 से 8 ध्रुवीय केंद्र बन जाते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु का केंद्रक लगातार 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अगुणित केंद्रक से 4 अगुणित केंद्र बन जाते हैं जो अलग अलग ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इनको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव का विभाजन होता है और इन 8 ध्रुवीय केंद्रकों से इसमें 7 कोशिकाएं बनती हैं, जो कल मैंने आपको बताई थी वो आज बता रहा हूं। यहाँ पर ध्यान दो, ये हटा देता हूं मैं ऐसे नाम। तो ये जो बनेगा ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो बना है ये अब भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक कहलाता है। ये बीजांड का है न्यूसेलस, ये इंटेगुमेंट बढ़ गए, ये इंटेगुमेंट बढ़ गए। अब ये जो 8 ध्रुवीय केंद्रक हैं इनसे 3 बीजांड द्वार की तरफ और 3 इसके अपोजिट सिरे पर बनेगी। तो यहाँ पर जो 3 कोशिकाएं बनती हैं, कल भी मैंने बताया था आपको, ये तीनों मिलकर अंड समुच्च कहलाती है, जिसमें मध्य की कोशिका अंड कोशिका कहलाएगी, ये दोनों सहायक कोशिकाएं कहलाएंगी
3 कोशिकाएं निभाग या चैलेजा की तरफ बनती हैं। इनमें एक एक ध्रुवीय केंद्रक आ जाता है सभी में, तो 6 कोशिका तो ये बढ़ गई। एक कोशिका केंद्र में बनती है जिसमें दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक आ जाता है। दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक आ जाएगा, 2 ध्रुवीय केंद्रक होंगे। सभी केंद्रक अगुणित हैं, यानी कि ये जो भ्रूण कोश बना है, ये जो भ्रूण कोश है ये सक्रिय गुरु बीजाणु से बना है। किससे बना है? सक्रिय गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु एक्टिव मेगा स्पोर। एक्टिव मेगा स्पोर से ही एम्ब्रियो से एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है और इसी भ्रूण कोश के अंदर ये अंड कोशिका एग सेल बन जाती है, मींस फीमेल गैमीट बन जाता है। अब ये एम्ब्रियो से एक ही फीमेल गैमीटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। इस प्रकार पुष्प के अंडाशय में उपस्थित बीजांड के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं और एक सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का विकास इस प्रकार से होता है। तो ये आपको मैं समझाया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अधिकतर पुष्पी पादपों में फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण एक ही गुरु बीजाणु से होता है, केवल एक ही गुरु बीजाणु से होता है। इस प्रकार के विकास को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। दोबारा ध्यान दो, अधिकतर पुष्पी पादपों में फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का विकास केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है। इस प्रकार के विकास को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। और इस प्रकार ये मादा युग्मकोद्भिद बन गया। ये बीजांड द्वार है, इसके अपोजिट निभाग होता है चैलेजा। बीजांड द्वार की तरफ 2 सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका होती है। इन तीनों को मिलाकर एग एपरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं। ये तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिका, ये प्रतिव्यासांत कोशिका कहलाती हैं। और बीच वाली जो कोशिका है जिसमें 2 अगुणित केंद्रक होते हैं वह द्वितीयक केंद्रक कहलाता है। अब एक नई चीज, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं इनके आधारीय भाग से तंतु रूपी रचना बनती है। ये तंतु रूपी रचना डेवलपमेंट होती है इस प्रकार। इनको फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतु रूपी समुच्चय, ये जो सहायक कोशिकाओं के उपांग होते हैं, सहायक कोशिका से डेवलप होते हैं, जिनको फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतु रूपी समुच्चय कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर नीट में प्रश्न पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। ये बीजांड द्वार है, ये पराग नलिका जो आती है, पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगी। पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश करने की क्रिया को प्रेरित करता है, नियंत्रित करता है ये तंतु रूपी समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस। इस प्रकार मैंने आज आपको गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मकोद्भिद का विकास समझाया। ठीक है, इसे आप जो PDF भेजा है मैंने, जब आप कॉपी में इसको नोट करेंगे तो आपको अच्छी तरह डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।